हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट तृतीय वर्ष के अंतर्गत अपने अगले अध्याय निदर्शन पद्धति सैम्पलिंग मेथड के अंतर्गत निदर्शन के प्रकारों का अगला प्रकार असंभावितता अप्रायिकता निदर्शन के बारे में जानेंगे। अभी तक हम निदर्शन के प्रकार एवं पद्धतियां पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हम संभाविकता, प्रायिकता या देव निदर्शन की तीनों प्रकार साधारण देव निदर्शन, सीमित देव निदर्शन और अन्य देव निदर्शन के अंतर्गत उनकी विधियों के बारे में जान चुके हैं। आज हम असंभावितता अप्रायिकता निदर्शन के बारे में जानेंगे। असंभाविता निदर्शन संभाविता निदर्शन के विपरीत होता है। इसमें संभावना व संयोग का कोई महत्व नहीं होता, इसलिए ही इसे असंभाविता निदर्शन कहते हैं। इसमें निदर्शन की इकाइयों का चयन अनुसंधानकर्ता की इच्छा पर निर्भर करता है। इसमें न तो प्रत्येक इकाई के निदर्शन में सम्मिलित होने के और न उसके चुने जाने की ही संभावना होती है, जैसा कि देव निदर्शन में होता था। इसमें तो अध्ययनकर्ता उन इकाइयों का चुनाव करता है जो अध्ययनकर्ता विषय या समस्या के उद्देश्यों एवं सुविधा के अनुरूप मानता हो। इसके प्रमुख प्रकारों में सविचार निदर्शन, सुविधापूर्ण निदर्शन, स्वयं चयनित निदर्शन एवं निर्दिष्टांश या अभ्यांश निदर्शन आते हैं। अब हम इसके प्रकारों को थोड़ा विस्तार से जानेंगे। इसमें सबसे पहला है उद्देश्यपूर्ण या सविचार निदर्शन विधि। इसका पहला प्रकार है उद्देश्यपूर्ण या सविचार निदर्शन विधि। ठीक है, जब अनुसंधानकर्ता जानबूझकर किसी विशिष्ट उद्देश्य से समग्र में से अध्ययन हेतु कुछ इकाइयों का चुनाव करता है तो उसे उद्देश्यपूर्ण या सविचार निदर्शन कहते हैं। यानी कि अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जब समग्र में से कुछ इकाइयों का चुनाव अनुसंधानकर्ता जानबूझकर करता है तो उसे उद्देश्यपूर्ण निदर्शन कहा जाता है। इस प्रकार के चुनाव में चुनने वाले की इच्छा, उसका निर्णय तथा उद्देश्य ही प्रधान होता है। आकस्मिकता पर कुछ भी नहीं छोड़ा जाता। इस विधि का प्रमुख आधार यह है कि अनुसंधानकर्ता पहले से ही समग्र की इकाइयों के बारे में जानकारी रखता है। जहोदा और कुक ने इसको परिभाषित करते हुए लिखा है, उद्देश्यपूर्ण निदर्शन के पीछे यह आधारभूत मान्यता होती है कि उचित निर्णय तथा उपयुक्त कुशलता के साथ व्यक्ति निदर्शन में सम्मिलित करने हेतु उन मामलों को चुन सकता है तथा इस प्रकार ऐसे निदर्शनों का विकास करता है जो उसकी आवश्यकताओं के अनुसार संतोषजनक है। इस प्रकार सविचार अथवा उद्देश्यपूर्ण निदर्शन में अनुसंधानकर्ता अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए केवल उन्हीं इकाइयों का चयन करता है जो उस क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व करती हैं और जो उसके उद्देश्य से संबंधित होती हैं। सविचार निदर्शन की कुछ विशेषताएं या लक्षण बताए गए हैं, जैसे कि इसमें अनुसंधानकर्ता समग्र की प्रकृति, गुण और इकाइयों की विशेषताओं से पूरी तरह परिचित होता है। वह जानता है कि किन इकाइयों को चुनना अध्ययन की दृष्टि से लाभप्रद हो सकता है। इसी प्रकार सविचार निदर्शन में निदर्शन का चुनाव इस तरह से किया जाता है कि अध्ययन के उद्देश्यों को पूरा करे। इसी प्रकार इसकी विशेषता के अंतर्गत आता है कि अनुसंधानकर्ता इसमें निदर्शन की इकाइयों का चुनाव अपनी इच्छा अनुसार करता है। पक्षपात की संभावना इसमें अधिक होती है। तो इस प्रकार जब उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए और अनुसंधानकर्ता जब अपनी इच्छा अनुसार इकाइयों का चयन करता है तो उसे उद्देश्यपूर्ण या सविचार निदर्शन कहते हैं। सविचार निदर्शन के कुछ गुण और महत्व बताए गए हैं, जिन्हें मैं संक्षिप्त में यहाँ बताऊंगी। जिसके अंतर्गत इसका पहला गुण है कि यह अध्ययन पद्धति बहुत कम खर्चीली है, क्योंकि इसमें निदर्शन का आकार बहुत
छोटा होता है। इसी प्रकार इसका एक और महत्व बताया गया है कि इस विधि में निदर्शन का आकार छोटा किंतु अपेक्षाकृत अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो अध्ययन करता होता है वह अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखकर इकाइयों का चयन करता है। इसी प्रकार यह विधि ऐसे अनुसंधानों में विशेष रूप से उपयोगी होती है जिनमें समग्र की कुछ इकाइयों का चुना जाना विशेष रूप से उपयोगी होता है। तो जो उपयोगी इकाइयां होगी, अध्ययनकर्ता केवल उन्हीं इकाइयों का चुनाव करेगा और अध्ययन जो होता है अधिक सफल हो पाएगा। इसी प्रकार यह विधि पूर्वगामी अध्ययनों में विशेष लाभदायक बताई गई है। जहां एक और सविचार निदर्शन के गुण बताए गए हैं, वहीं इसके कुछ दोष भी बताए गए हैं। जैसे कि इस विधि में अनुसंधानकर्ता को समग्र का पहले से ज्ञान होना जरूरी है, अन्यथा जो निदर्शन की इकाइयां चुनने से वंचित रह सकती हैं, जो कि महत्वपूर्ण हो। इसी प्रकार इसमें इकाइयों के चुनाव में पक्षपात आने की पूरी संभावना रहती है, इसलिए जो परिणाम होता है वो अवैज्ञानिक और अशुद्ध हो सकता है। इसी प्रकार इसका एक दोष यह भी बताया गया है कि निदर्शन की अशुद्धता का पता लगाने की मान्यताएं प्रचलित है, उनमें से एक भी इस विधि में नहीं पाई जाती। इसी प्रकार इसका एक दोष यह भी है कि इसमें इकाइयों के चुनाव में न्यायपूर्ण निर्णय की अपेक्षा व्यक्तिगत सुझाव का अधिक महत्व होता है। इसी प्रकार संपूर्ण समग्र की विशेषताओं को नहीं समझा जा सकता। तो इस प्रकार से उद्देश्यपूर्ण और सविचार निदर्शन जहां एक और लाभदायक है, तो वहीं इसके कुछ दोष भी हैं। ये तो थी उद्देश्यपूर्ण या सविचार निदर्शन पद्धति। असंभाविता एवं अप्रायिकता निदर्शन के अंतर्गत इसका दूसरा प्रकार आता है सुविधापूर्ण निदर्शन। सुविधापूर्ण निदर्शन, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है, इसमें निदर्शन का जो चुनाव होता है अध्ययनकर्ता की सुविधा अनुसार किया जाता है। यानी कि अध्ययनकर्ता जो होता है निदर्शन का चुनाव करने से पहले उसके पास कितना धन उपलब्ध है, कितना श्रम उपलब्ध है, इकाइयों से संपर्क करने की उसके पास सुविधाएं क्या है, स्रोत सूची क्या है, पूर्व समग्र कैसा है, इन सब को ध्यान में रखते हुए अपने उद्देश्य के अंतर्गत अपनी सुविधा अनुसार जो होता है वो इकाइयों का चुनाव करता है। इसलिए इसे सुविधापूर्ण निदर्शन कहा जाता है। इसे अनियमित, आकस्मिक, अवसरवादी या लापरवाही पूर्ण निदर्शन भी कहते हैं। इस विधि के अवैज्ञानिक एवं पक्षपात होते हुए भी कई बार इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि का प्रयोग अधिकतर तब किया जाता है जब समग्र जो होता है पूर्णतः स्पष्ट ना हो, या जब निदर्शन की इकाइयां स्पष्ट न हो, जब स्रोत सूची अपर्याप्त हो, तो इस निदर्शन विधि का प्रयोग किया जाता है। यह विधि सरल, कम खर्च वाली, गहन अध्ययन और यथार्थ निदर्शन की संभावना से युक्त है। तो ये है सुविधापूर्ण निदर्शन। इसी प्रकार असंभावितता, अप्रायिकता निदर्शन का तीसरा प्रकार आता है स्वयं चयनित निदर्शन। स्वयं चयनित, निर्वाचित निदर्शन। कई बार क्या होता है, निदर्शन का चुनाव नहीं किया जाता, वरन जो संबंधित व्यक्ति है विषय से संबंधित, वो स्वयं ही निदर्शन में सम्मिलित होने का प्रस्ताव रखता है। इसलिए इसे स्वयं चयनित निर्वाचित विधि भी कहा जाता है। जैसे मान लीजिए किसी प्रोडक्ट से संबंधित कोई कंपनी है और वो अपना प्रोडक्ट है, कोई साबुन है या कोई अगरबत्ती है या कोई अन्य उसका जो सामान है, उसके बारे में जानना चाहती है कि लोग उस सामान को, जो प्रोडक्ट है, उस साबुन है, अगरबत्ती है, उसको कितना पसंद करते हैं। तो वो रेडियो, टेलीविजन और समाचार पत्रों द्वारा उसकी घोषणा करवा देती है कि अमुक जो हमारी कंपनी का प्रोडक्ट है, सामान है, साबुन, अगरबत्ती, जो भी है,
उसके बारे में लोगों की राय क्या है हमें इस पते पर भेजें। वो कंपनी जो होती है अपना पता लिखकर पता जो है प्रसारित करवाती है कि हमें अपनी राय इस विषय में दें। तो जो व्यक्ति भी उस प्रोडक्ट का साबुन अगरबत्ती को इस्तेमाल करने वाला होता है वो स्वयं जो होता है वो उससे संबंधित राय जो होती है वो भरकर उस कंपनी को भेज देता है। तो इस प्रकार इच्छुक व्यक्ति स्वयं इसमें अपने आप को चयनित करता है, तो इसलिए स्वयं चयनित विधि इसको कहा जाता है। इसी प्रकार इस असंभाविकता अप्रायिकता निदर्शन का अगला प्रकार है निर्दिष्टांश अथवा अभ्यंश निदर्शन। निर्दिष्टांश अथवा अभ्यंश निदर्शन। यह वर्गीय निदर्शन का प्रकार है। इसमें सर्वप्रथम क्या होता है, समग्र को कई वर्गों में बांट दिया जाता है और फिर प्रत्येक वर्ग में से चुनी जाने वाली जो इकाइयां होती हैं उनकी संख्या तय कर दी जाती है। इस निश्चित संख्या को ही क्या कहते हैं, निर्दिष्टांश या अभ्यंश कहा जाता है। इसके बाद अनुसंधानकर्ता प्रत्येक वर्ग में से निर्धारित मात्रा में अपनी इच्छा अनुसार इकाइयों को चुन लेता है। जैसे मान लीजिए 100 छात्रों का एक समूह है, उसको हमने 25-25 का ग्रुप बना लिया, समान वर्गों में बांट दिया। फिर हमने ये तय कर लिया कि प्रत्येक ग्रुप में से 5-5 छात्रों को चुनना है। ये जो 5 संख्या जो निर्धारित की है वो ही निर्दिष्टांश या अभ्यंश कहलाती है। और फिर वो 5-5 जो चारों समूह से छात्र चुनने हैं, इकाइयां चुननी हैं, अध्ययनकर्ता अपनी इच्छा अनुसार उनका चुनाव उस ग्रुप में प्रत्येक ग्रुप में से कर लेता है। तो इस प्रकार निर्दिष्टांश या अभ्यंश निदर्शन कहलाता है। यह अभ्यंश या निर्दिष्टांश चुनने के कुछ गुण बताए गए हैं, जैसे कि इसमें आर्थिक बचत होती है, इसमें इकाइयों का प्रशासन सरल हो जाता है, इसमें क्षेत्रीय कार्यों की गति तेज हो जाती है। इसी प्रकार अभ्यंश के लिए निदर्शन के ढांचे की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार निर्दिष्टांश निदर्शन के कुछ दोष भी बताए गए हैं, जैसे कि इसमें समग्र की सभी विशेषताओं का समानुपातिक अभ्यंश तय नहीं हो सकता। इसी प्रकार अध्ययनकर्ता अपनी सुविधा से इकाइयों का चुनाव करता है, यह अवैज्ञानिक है। इसमें समग्र का वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता, त्रुटियों की गणना संभव नहीं हो पाती। इसमें अभ्यंश निदर्शन पर उचित रूप से नियंत्रण नहीं हो पाता। तो इस प्रकार से इस विधि के भी जहां कुछ गुण बताए गए हैं तो वहीं कुछ दोष भी बताए गए हैं। तो इस प्रकार असंभाविता अप्रायिकता निदर्शन के ये प्रमुख रूप से 4 प्रकार हैं, जिसमें पहला उद्देश्यपूर्ण या सविचार निदर्शन, दूसरा सुविधापूर्ण निदर्शन, तीसरा स्वयं चयनित निदर्शन और चौथा है निर्दिष्टांश या अभ्यंश निदर्शन। तो इस प्रकार हमारे निदर्शन के प्रकार संभावितता, प्रायिकता या देव निदर्शन के 3 प्रकार और असंभावितता अप्रायिकता निदर्शन के 4 विधियां अभी तक हमने समझ ली है। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे।